प्रिय बच्चों, नमस्कार। साकेत पब्लिक एंड फन चैनल में क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं एसपी सिंह आज जीव विज्ञान के प्रथम अध्याय जैव विविधता को लेकर के आया हूँ। ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा। जैव विविधता क्या होती है, जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मीन्स होता है कि जीव जो है, सभी जीव जो हमारे परिवेश में हैं, सभी एक जगह समान रूप से नहीं रहते। कहीं पर जीवों की अधिकता ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे सूखे स्थानों पर जहाँ मरुस्थल है, वहाँ पर जो सामान्य स्थान के जीव हैं वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, और जो जलीय जीव हैं वो भी जो है सूखे स्थानों पर नहीं मिलते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जीव की संख्या जो होती है, स्थान जो होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये जैव विविधता जो होती है वो जीवों के आवास, स्वभाव, जनन, भोजन इस पर निर्भर करती है। जिस जीव की जो है सुविधाएँ होती है, वहाँ पर जीव जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये देखा गया है कि जीवों के रहन सहन, वातावरणीय दशाएँ, इन सब मिला कर के जीवों में जो प्रभाव डालता है उसे जैव विविधता कहते हैं। एक छोटे जीव से लेकर के एक विशाल जीव, अर्थात देखा गया है कि वनस्पतियों की संख्या जो होती है 3.5 लाख प्रकार की है, और जंतुओं की संख्या जो है 19 लाख प्रकार की है। इसमें विशालकाय जंतु, व्हेल से लेकर के एक सूक्ष्म जीवी जंतु तक, और वनस्पतियों में जो है एक सूक्ष्म जीव जो नग्न आंखों से देखा जाता है, शैवाल से लेकर के और सबसे बड़ी सिक्वोया वृक्ष जिसकी ऊंचाई काफ़ी होती है, ऐसे जंतु तक आते हैं। तो इसी को जो है हम जैव विविधता के रूप में जानते हैं। अब आगे वर्गीकरण। ये जानते हैं कि जीवों का इतना विशाल है कि जो है सभी को जो है एक साथ हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। उनमें कुछ समानताएं होती हैं, कुछ विभिन्नताएं होती हैं। इन्हीं समानता और विभिन्नताओं के आधार पर एक विशेष क्रम में रखते हैं। जैसे चाहे जो है वर्गों में रखें, चाहे गणों में रखें, इनमें कुछ समानताएं जरूर होती हैं। इन्हीं समानता और विभिन्नताओं के आधार पर जीवों को समूहों, वर्गों में रखने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। अब आगे देखिएगा कि वर्गीकरण जो होता है वो वर्गीकरण हम कहते किसे हैं, उसका अध्ययन कहाँ पर करते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के नाम, स्वभाव, वर्गीकरण इत्यादि को समूहों में रखने की क्रिया तथा उनका अध्ययन जो है वर्ग की कहलाती है। उसे हम टैक्सोनॉमी के नाम से हम जानते हैं। तो इसी को जो है हम वर्ग की या टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब आगे देखिएगा कि वर्गीकरण का महत्व क्या है। पहले जैव विविधता, विविधि, बायोडाइवर्सिटी, वर्गीकरण, और आगे आपका आता है वर्गीकरण का महत्व। अब हम जब जीव जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो इससे कुछ महत्व होता है। क्या महत्व होता है? पहला है कि हम जब जो है
एक वर्ग के जंतुओं का अध्ययन कर लेने से उस वर्ग के सभी जंतुओं का जो है अध्ययन हो जाता है। जैसे मानते एम्फीबिया वर्ग का प्राणी मेढक है और इसी वर्ग का प्राणी रेकोफोरस है, हाइला है। तो इन सब में जो है गर्दन का अभाव होता है, कूदने की क्षमता, छलांग लगाने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। तो एक जंतु का अध्ययन कर लेने से उस वर्ग के सभी जंतुओं का अध्ययन हो जाता है। और दूसरा होता है जटिलता के आधार पर विभिन्न क्रमों में रखना। तो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति जल में हुई है, जिसे हम प्रोटोजुआ कहते हैं, जबसे सरलतम प्राणी है। उससे जो एक कोशिकीय माना गया है, उसके सरल संरचना वाले जीव जो है पोरीफेरा हैं, जो बहुकोशिकीय हैं। इसके पश्चात सीलेंट्रेटा हैं। यानी जीव की उत्पत्ति जितने सबसे सरल जीवों से लेकर के जटिलतम जीवों की ओर को जाती है। तो इस घटना को जो है हम ऐसे मानते हैं कि जो है किस क्रम में जीवों का विकास हुआ है। तीसरा आता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो दो वर्गों के लक्षण मिलते हैं, उसे जो कहते हैं कि वो जीव की संयोजक कड़ी के नाम से जानते हैं। जैसे पेरिपेटस एक प्रकार की सूंडी होती है। देखा गया है कि आर्थ्रोपोडा के लक्षण उसमें जो पाए गए हैं वो क्या होते हैं कि शरीर खंड युक्त होता है, टांगें पाई जाती हैं, संयुक्त नेत्र होते हैं, एंटीना होते हैं, ये सूंडी में पाए जाते हैं, जो आर्थ्रोपोडा के लक्षण हैं। और शरीर पर जो है अनिलिडा संघ के लक्षण जो देखे गए हैं, वो जो है शरीर छल्ले युक्त होना, हड्डियों का अभाव। तो ऐसे जीव जिनमें दो संघों के लक्षण होते हैं, दो वर्गों के लक्षण होते हैं, उन्हें दो वर्गों की संयोजक कड़ी मानते हैं। इसी तरह से अगला जीव आता है आर्कियो ऑप्टेरिक्स पक्षी है, जो मुख जो है चोंच में बदल जाता है, संपूर्ण शरीर परों में ढका हुआ होता है, उड़ने की क्षमता होती है, हड्डियों की जो है वो खोखली होती हैं। तो इन सब को देखते हुए जो है वो पक्षी वर्ग माना गया है। और सरीसृप सिर पर के लक्षणों में देखा गया है कि उसमें जो है चोंच में दांत पाए जाते हैं और जो है वो काफ़ी संख्या में लंबे होते हैं। तो ये सब लक्षण जो हैं सरीसृप वर्ग के लक्षण हैं। अतः ये पता चलता है कि सरीसृपों से जो है वो जो है पक्षी वर्ग का विकास हुआ है। तो वर्गीकरण से यह भी पता चलता है कि जो है कि पक्षी वर्ग का विकास जो है पक्षी वर्ग का विकास जो है डिप्टीरिया वर्ग से हुआ। प्लेटीहेल्मिन्थी का विकास जो है एनिलिडा जो है इसके पहले पूर्व सीलेंट्रेटा से हुआ, ऐसा माना गया है। तो अब अगले में आता है जिससे कि सबसे सरलतम जीव जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके पश्चात बहुकोशिकीय जीव, यानी कहने का मतलब सबसे पहले जीवों का विकास जो है जो प्रारंभ हुआ वो जल से हुआ है। जल से पश्चात जो है जल और स्थल पर रहने वाले जीव हुए हैं। फिर इसके पश्चात स्थल पर अपना रहने का जगह बना लिया। इससे पता चलता है कि जीव पहले जलचर, फिर जल स्थलचर, स्थलचर, फिर स्थलचर, इस तरह से इन जीवों का जो है विकास माना जाता है। तो अगले अंतिम में देखें कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक ही वर्ग के होते हैं और रहन सहन के आधार पर उनमें भिन्नता पाई जाती है, वो उसके अनुकूल हो जाते हैं। जैसे
देखा गया है कि व्हेल, नीली व्हेल जो स्तनी वर्ग की है, अपने समान बच्चों को जन्म देती है, दूध पिलाती है, पानी में रहने के कारण वो मछली जैसी होती है, इसी कारण उसे मत्स्य वर्ग के समीप माना गया है। कुछ टेरोपस जो चमगादड़ की जात, चमगादड़ होती है एक प्रकार की, उसमें जो है अगले पाद जो है पंखों की भांति प्रतीत होता है, जो वास्तविक पंख नहीं होते हैं। मुख में दांत पाए जाते हैं, बच्चों के अपने समान बच्चों को जन्म देती है। तो इसी कारण वो स्तनी वर्ग में है। स्तनी वर्ग होने के कारण पक्षी की भांति उड़ती हुई दिखाई देती है, वो जो है पक्षी जैसी समानता मिलती है। तो ये आवास के आधार पर हम जीवों का जो है इस तरह से काफ़ी बदलते हुए देखते हैं। अगला आता है नामकरण। नामकरण क्या होता है? नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर में देखा गया है कि संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं। कुछ जो है वो भिन्न भिन्न नामों से, एक ही जीव भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे पक्षियों में देखा गया है कि गौरैया पक्षी जो उत्तरी भारत में गौरैया नाम से जानी जाती है, और आंध्र प्रदेश में जो उसे पिच्छु कहते हैं, कहीं सुजून नाम से जानी जाती है, कहीं हालैंड में उसे मुस्क नाम से जानते हैं। तो इसी तरह एक ही जीव है, वो भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, ये स्थानीय नाम से जानते हैं। इसी तरह वैज्ञानिकों के सामने ये समस्या आई, अतः वैज्ञानिकों ने जो है एक ऐसी पद्धति निकाली जो संसार में जो एक ही नाम से वो जाना गया। इसी को जो है हम नोमेनकल्चर थ्योरी कहते हैं। इसका अध्ययन सबसे पहले स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने की है, और इसे जो है इसे द्विनाम पद्धति के नाम से जाना गया। अतः खोजे गए नामों और जंतुओं के आधार पर उनको नामकरण करना जो है वो नोमेनकल्चर थ्योरी कहलाती है। अब द्विनाम पद्धति बायोनेमल नोमेनकल्चर थ्योरी के अंतर्गत देखा गया है कि लिनियस नामक वैज्ञानिक जो स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो है जीव के दो नाम रखे, तो पहला वंश और दूसरा जात। तो वंश और जात के नाम से रखा, पहला जो है ये नोमेनकल्चर थ्योरी के अंतर्गत आता है। जैसे जंतुओं के नाम में इसे मेढक है, मेढक, मेढक का वंशीय नाम राणा, टिग्रीना, राणा टिग्रीना ये वंश नाम है, ये जात। जैसे आम की जात है मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका। गेहूं ट्राइटिकम, वल्गेयर। इसी तरह से देखा गया है कोलंबा लिबिया, कबूतर, लिबिया। तो ये दो नामों से जो है इसी तरह से जाने जाते हैं। तो ये जो है इसे द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। अब द्विनाम पद्धति जो नाम है उसे लिखा कैसे जाता है? सबसे पहले जो है
देखते हैं कि सभी जंतुओं के सदस्यों को जो है दो नामों से कहा जाता है। और पहला नाम जो है वंश होता है, दूसरा नाम जाति होता है। वंश का जो है पहला अक्षर कैपिटल लेटर में और शेष लक्षण जो है शेष अक्षर जो है स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। जाति के जो है सभी अक्षर तिरछे लिखे जाते हैं और स्मॉल लेटर में हैं। इसी तरह से जो है इनको नामकरण किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि अब हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, वर्गीकरण करने की इकाइयाँ क्या क्या हैं। लिनियस ने जो वर्गीकरण किया है, सबसे पहले जाति छोटी सी इकाई होती है। जाति क्या होती है? आप जानते हैं कि वह जीव जो आपस में जनन करके अपने समान संतान को जन्म देते हैं वो जाति कहलाती है। उसे हम पॉपुलेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके पश्चात दूसरी कड़ी है जीनस वंश, तीसरी कड़ी है फैमिली, चौथा है गण, आगे से कहते हैं। और अगला पांचवा का वर्ग है, वर्ग के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात संघ है। यानी वर्गीकरण की कुल मुख्य 6 इकाइयां हैं। वर्गीकरण की मुख्य 6 इकाइयां मानी गई हैं। पहला है जाति, है वंश, तीसरा आता है कुल, चौथा है गण, पांचवा है वर्ग और छठा वर्ग आता है संघ। इसी तरह से मुख्य जो है ये 6 इकाइयों में के अंतर्गत किया गया है। अब वर्गीकरण का आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, कि किस बेस पर वैज्ञानिकों ने जंतुओं का वर्गीकरण किया है। इनका कोई ना कोई आधार अवश्य दिया है। इसके कुछ आधार आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला आधार है कि दृढ़ नाम यानी दृढ़ जगत वर्गीकरण, यानी संपूर्ण जीव को जंतु और वनस्पति जो हूँ उनको 2 जगत में बांटा गया है। पहला है जंतु जगत और दूसरा है वनस्पति जगत। यानी दृढ़ जगत प्रणाली, दृढ़ जगत प्रणाली पहला दिया गया है कि जंतु जगत, जंतु जगत, दूसरा है वनस्पति जगत। तो इनमें जो है थोड़ा बहुत जो है कुछ अंतर दिए गए हैं। पहला है जैसे कोशिका भित्ति, सेल वॉल। वनस्पति की जो कोशिका होती है उनमें जो है सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं की कोशिकाओं में जो है सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यानी कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है, थोड़ा प्लाज्मा झिल्ली होती है। दूसरा है हरित लवक। वनस्पति कोशिकाओं में जो है हरित लवक पाया जाता है, वो हरे रंग के होते हैं, जिससे स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में जो है हरित लवक का अभाव होता है। तीसरा है पोषण। देखा गया है सब हरित लवक होने के कारण
जो है सभी वनस्पतियां सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात स्वयं पोषी होते हैं। जबकि जो है जंतु जगत में ये क्रिया नहीं पाई जाती है, वो वनस्पतियों द्वारा बने बनाए भोजन पर जो है निर्भर होते हैं, अर्थात विषम पोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, कहे जाते हैं। प्रचलन सभी वनस्पतियों में जो है जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, जैसे थोड़ा अपवाद के रूप में कुछ शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास जो है वो फ्लैजिला होने के कारण वो एक दूसरे स्थान पर जा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जबकि जो है ज़्यादातर वनस्पतियाँ स्थिर ही होते हैं, उनमें प्रचलन क्रिया नहीं पाई जाती है। जबकि जंतुओं में अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं, ऐसा देखा गया है। ग्रोथ वनस्पतियों में जो वृद्धि होती है वो आजीवन पर्यंत हमेशा चलती रहती है, पूरे जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। जबकि जंतुओं में एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है, उसके पश्चात रुक जाती है। इसी आधार पर जंतुओं को जो है द्विजगत प्रणाली माना गया है, जिसमें जंतु जगत और वनस्पति जगत को रखा गया है। दूसरा आधार है कोशिकीय आकोशिकीय। आकोशिकीय, कोशिकीय, बहुकोशिकीय। अब आकोशिकीय जीव में देखें कि वह जीव जिनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक टाइप होती हैं, उनमें जो होता है, कहने का मतलब वो कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं, कोशिकांग और केंद्रक का अभाव होता है। ऐसे जीव को आकोशिकीय माना गया है, जिसमें आते हैं वायरस और बैक्टीरिया। आकोशिकीय में जीवाणु, विषाणु। जीवाणुओं में देखा गया इनकी कोशिका भित्ति का अभाव होता है या होते हैं, बहुत कम संरचना में पाई जाती है। इनमें केंद्रक तथा कोशिकांग का अभाव होता है। विषाणुओं में जो है इनकी संरचनाएं भी अविकसित होती हैं। ऐसा देखा गया है कि इनमें जो होता है आरएनए या डीएनए केवल एक ही होता है, प्रोटीन की बनी खोल होती है। ये सजीव और निर्जीव दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। सजीव अवस्था आने पर जन्म करते हैं, निर्जीवों में जो है एक क्रिस्टल के रूप में इनको रखा जा सकता है। ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, इसी कारण इनको जो है अकोशिकीय जीव माना गया है। अगला आता है एक कोशिकीय जीव। यानी एक कोशिकीय जीवों में कि वह जीव आते हैं जिनकी कोशिकाएं जो है यूकेरियोटिक टाइप होते हैं, कोशिकांग सभी पाए जाते हैं, केंद्रक होता है। और इनकी कहने का मतलब जो होता है कोशिकाएं अनेकों होती हैं, सभी कोशिकाएं हर काम को जो है ये संपन्न कर सकते हैं। तो इनमें जो है एक कोशिकीय जीवों में कि सभी कोशिकाएं होती हैं और अनेक कोशिकाएं होते हुए भी है समान आकार की होती हैं, और जीवन की सारी क्रियाएं जो है एक ही कोशिका के अंतर्गत होती हैं। जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, यूग्लिना,
पैरामीशियम, ये जो है सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव वे कोशिकीय होते हैं जिनमें जो है कोशिकाएं मिलकर के समूह बनाती हैं, ऊतक बना लेते हैं और विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर के एक कार्य का अंजाम देते हैं, जिसे अंग तंत्र अंग कहते हैं और कई अंग मिलाकर तंत्र अंग तंत्र बना लेते हैं। ये जो है ये बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक वनस्पति से लेकर के सभी विकसित जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखिएगा, संगठन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। संगठन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। अब इनकी कुछ सारी संगठन संरचना होती है, इस आधार पर हम जंतुओं को जो है कई भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है, जैसे देखा गया है, जीव द्रव्यी स्तर, प्रोटोप्लाज्मिक स्तर। जीव द्रव्यी स्तर यानी वह जीव जिनकी संरचना जो होती है, जो देखा गया है जीव एक कोशिकीय होते हैं, उनमें जीव द्रव्य पाए जाते हैं, उन्हें जीव द्रव्य स्तर के होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ और शैवाल। प्रोटो जुआ और शैवाल, इनको जीव द्रव्यी स्तर का जंतु माना गया है। कोशिकीय स्तर, कोशिकीय स्तर कोशिकीय स्तर में देखा गया है कि वह जीव जिसकी संरचनाएं जो होती हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, किंतु इनमें जो है कि ऊतक का निर्माण नहीं करते हैं। देखा गया है कि वह जीव जिसकी संरचनाएं बहुकोशिकीय होते हुए भी जो है ऊतक का निर्माण नहीं करते हैं, कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। जैसे स्पंज, ये कहते हैं पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा के जंतु। तीसरा आता है ऊतकीय स्तर। इस स्तर में जो समान आकृति आकार वाली कोशिकाएं होती हैं वो सब मिलकर के ऊतक बनाती हैं और एक विशेष काम कार्य का अंजाम देते हैं। ऐसे स्तर को जो है कोशिकीय स्तर कहा गया है। जैसे सीलेंट्रेटा संघ के जंतु, सीलेंट्रेटा संघ के जंतु। अगला आता है अंग स्तर। अंग, अंग स्तर में समान आकृति आकार वाली ऊतक मिलकर के जो है जो विशेष कार्य का अंजाम देते हैं, यानी कई ऊतक मिलकर विशेष काम को करते हैं, उसे जो है अंग स्तर कहते हैं। जैसे आँख है, कान है, ये जो है अंग होते हैं। आँख, कान, ये अंग स्तर के होते हैं। और अंग तंत्र, अंग तंत्र
जब कई अंग मिलकर के जो है एक विशेष कार्य को अंजाम देते हैं, यानी अंग तंत्र बनाते हैं, उन्हें अंग तंत्र स्तर के कहते हैं। जैसे परिसंचरण तंत्र में हृदय है और धमनियाँ, शिराएँ, ब्लड, ये सब मिलकर के जो है अंग तंत्र बनाते हैं। इस स्तर पर जो है इनका संगठन शारीरिक संगठन के आधार पर किया गया है। अब अगला अंतिम स्तर जो है इकाई आती है कि 5 जगत वर्गीकरण। एक व्हिटेकर वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव जंतुओं को जो है संपूर्ण जीव जंतुओं को 5 जगतों में बांटा है। तो इनका जो है आधार क्या है जरा हम देखते हैं। पहला आधार इन्होंने अपनाया जगत मोनेरा। जगत मोनेरा, जगत मोनेरा के अंतर्गत सबसे आदिम जंतुओं को रखा जो जिनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक टाइप होती हैं, जैसे बैक्टीरिया है और नीलहरित शैवाल, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल। शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं। और अगला स्तर है जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत उन जंतुओं को रखा जो एक कोशिकीय जीव हैं, उनकी सारी क्रियाएं जो हैं एक कोशिका के माध्यम से होती हैं, यानी एक ही कोशिका जीवन की संपूर्ण क्रियाओं को संपन्न करती है। जैसे आते हैं शैवाल, प्रोटोजोआ, शैवाल एवं प्रोटोजोआ। जगत फंजाई, कवक। कवक के अंदर वे जीव आते हैं जिनमें जो है हरित लवक का अभाव होता है। ये जगत कवक में कि वह जंतु आते हैं जिनमें हरित लवक का अभाव होता है। ये सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, उन्हीं से अपना भोजन बना लेते हैं। ऐसा देखा गया है मृत जीवों से अपना भोजन जो है ये प्राप्त करते हैं। इन्हीं कारण जो है इनको जो है मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट के नाम से जानते हैं। जैसे फफूद तथा छत्रक। छत्रक इस वर्ग में आते हैं। जगत, अगला जगत आता है वनस्पति। इसमें वह पेड़ पौधे आते हैं जिनमें जो है जिनकी कोशिकाएं बहुकोशिकीय होती है, यानी सबसे जटिल जीव, सभी जीव जंतु जो सभी जंतु वनस्पतियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। जो सबसे छोटे से लेकर विशाल का पेड़ पौधे सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। ये हरे रंग के होते हैं। हरे रंग होने के कारण अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे हम वनस्पति जगत कहते हैं। जैसे सभी वनस्पतियाँ, सभी वनस्पति। अगला आता है जगत जंतु। इसके अंतर्गत सभी जीव होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। ये सरलतम जीव से लेकर के एक विशाल काय यानी संपूर्ण विकसित जंतु मनुष्य तक इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें जंतु जगत में रखा गया है। ये सभी जंतु। इसी के साथ मैं अपना आज का ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर मिलूँगा, तब तक के लिए वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद।